everyone, welcome back to GK Today. I am Nuzhat Sana, this side, your mentor and educator. So basically, I welcome you all to this brand new series that we have started for you guys. Okay? तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो दैट्स वाई वी आर हियर. अब हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं ये सीरीज़ और इसमें हम लोग जितने भी एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं. ओके उनके साथ हम लोग उसका पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो भी मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी और वो आप तुरंत के तुरंत याद करते चलेंगे या मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलेंगे. ओके ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो एसएससी सीजीएल के अलावा सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो इस टाइप के किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं. क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो मोर और लेस सेम ही होते हैं, राइट. और एसएससी सीजीएल सबका बाप होता है. अगर आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए तो डेफिनेटली आप स्टेनो और ये सब जो बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं इससे थोड़ा सा लोअर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं एसएससी सीजीएल से, उसमें तो आप डेफिनेटली रॉक करने वाले हैं. ओके सो आई होप यू ऑल विल बी बेनिफिटेड बाय दिस सीरीज़. सो विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, पोस्टल वोटिंग इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज. यानी पोस्टल वोटिंग को हम और क्या बोलते हैं? प्लूरल वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, वेटेड वोटिंग या फिर सीक्रेट वोटिंग. तो अगर आपको पोस्टल वोटिंग का मतलब पता था तो डेफिनेटली आप इसका आंसर अभी बता देते. तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ. देखिए पोस्टल वोटिंग होती है जहाँ पे सपोज़ कोई इलेक्शन हो रहा है लेकिन वहाँ के कुछ मेंबर्स एब्सेंट हैं, वो नहीं आ पाए हैं. उनका रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो सिक हो सकते हैं या फिर हो सकता है उनकी कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और इस वजह से वो वहाँ मौजूद नहीं है. तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पोस्टल वोटिंग का. ओके उसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो बैलेट पेपर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बाय पोस्ट. ओके जो लोग नहीं आए हैं उनको वहाँ तक पहुँचाया जाता है और उसके बाद ये उनके ऊपर है कि वो कैसे वहाँ पे वोट डालेंगे. या तो वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं या फिर हो सकता है वो किसी और मीन से करें. तो एक तरह से यहाँ पे वो बचपन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोई एब्सेंट है लेकिन फिर भी हम उसकी प्रॉक्सी लगा रहे हैं. इफ़ यू रिमेंबर, है ना, हमने बचपन में बहुत प्रॉक्सी लगाई है अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड्स की. तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि जो नहीं आया है उसकी भी प्रॉक्सी लग रही है, उसको भी माना जा रहा है कि वो वोट डाल रहे हैं. तो करेक्ट आंसर इज प्रॉक्सी वोटिंग. ओके क्वेश्चन नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम या फिर डायरेक्शन डेमोक्रेसी. तो देखिए आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ये अभी हमारे प्रेजेंट में अगर बात करें तो यूएसए में चलता है और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये इंडिया में भी चल रहा है ऑब्वियसली एंड साथ ही साथ ब्रिटेन में भी है, राइट. तो देखिए डिफरेंस क्या होता है दोनों में. पार्लियामेंट्री फॉर्म में आप कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट. लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है. जैसे कि अगर बात करें तो सिर्फ आप 2 टर्म के लिए लड़ सकते हैं इलेक्शन और उसके बाद नहीं लड़ सकते हैं. अगर आपको बराक ओबामा का केस याद हो तो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे आप. और साथ ही साथ इनका टर्म कितने का होता है? 4 ईयर्स का होता है, ठीक है, यूएसए में. लेकिन इंडिया की बात करें तो आप अनलिमिटेड टाइम के लिए लड़ सकते हैं ऑब्वियसली और 5 साल का एक टर्म होता है. तो स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा होती है? देखिए पार्लियामेंट्री अगर इंडिया की बात करें तो एक प्रोसेस आपको पता होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन. यानी अगर कभी भी किसी को भी ऐसा लगता है, सपोज सबसे ज़्यादा अपोजिशन पार्टी को, कि सरकार अब ठीक नहीं है, मतलब अब हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, तो वो एक मोशन होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये पास करा सकते हैं. और इस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखने की ज़रूरत है, ये मोशन ओनली, ये वर्ड मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, ओनली कैन बी इनिशिएटेड इन लोकसभा, ठीक है. ये राज्यसभा में कभी इनिशिएट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होगा. तो इससे क्या हो जाता है, जो सरकार है वो तुरंत पलट जाएगी, राइट. तो इस वजह से इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है. प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल में हमेशा स्टेबिलिटी रहती है. तो द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन. यानी अगर किसी रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली हो जाता है तो कितने दिन में उसको फिर से भरने की ज़रूरत है, यानी वो कितने दिन में फिर से वहाँ पे नॉमिनी आ जाना चाहिए. 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर. तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ्स. देखिए यूजुअली होता ये है कि इलेक्शन जब प्रेसिडेंट का होने वाला होता है तो जो ऑनगोइंग प्रेसिडेंट चल रहे हैं उनका जो टर्म है वो ख़त्म होने के पहले पहले हम अपना नया प्रेसिडेंट चुन लेते हैं. लेकिन अगर इन केस ऐसा नहीं होता है तो फिर जैसे सपोज़ किसी की डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया किसी ने, तो अगर इस टाइप का कोई केस आता है तो वहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर नए जो प्रेसिडेंट हैं वो चुन लिए जाने चाहिए. ओके अब अगर प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो देखिए इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सबसे पहले तो ये चीज़ 52 में आती है, ये आपको याद रखना है.
और उसके अलावा एक बहुत क्वेश्चन बार बार जो पूछा जाता है वो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 61 में। प्लीज़ रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ आप ज़रूर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा, ओके। और जब ये ऑफिस अपने जाते हैं तो उनको ओथ कौन दिलाता है, सपोज आपसे पूछते हैं तो उनको ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर ये नहीं है, मान लीजिए प्रेजेंट नहीं है, तो फिर जो मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो इनको ओथ दिलाएंगे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें याद रखिएगा। और देखिए अगर आपसे कभी पूछें कि सपोज एक है प्रेसिडेंट और एक है वाइस प्रेसिडेंट, तो अगर आपसे पूछते हैं कि सपोज प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इसके लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली लड़ सकते हैं, ओके। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जब राजेंद्र प्रसाद रिज़ाइन करते हैं उसके बाद ये इलेक्शन लड़ते हैं और ये जीत भी जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये हमारे बन जाते हैं प्रेसिडेंट, ओके। और एक और एग्जांपल की अगर बात करें, जब जाकिर हुसैन की डेथ होती है, जाकिर हुसैन भी हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं अगर आपको पता हो, जाकिर हुसैन की जब डेथ हो जाती है 1969 में, उस टाइम पे फिर कौन आ जाते हैं उनकी कुर्सी पे, वीवी गिरी आ जाते हैं। और वीवी गिरी इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इसका मतलब क्लियरली है कि वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, ओके। तो बस इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा, दैट्स एनफ फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज विश्व मोहिनी, नेम फॉर इंडियाज ब्यूटी क्वीन, द टाइटल गिवन टू लता मंगेशकर फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, एन इंडियन शिप, या फिर अ फेमस बुक ऑन इंडियन डांसेज। इसका करेक्ट आंसर क्या है, फेमस बुक ऑन इंडियन डांसेज। ये एक किताब है जो डिस्क्राइब करती है हमारे इंडियन डांस को, ओके। तो ये सब देखिए थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आता है, अगर आपको ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर अब डांस की बात हो रही है तो मैं डांस आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, एंड देन देयर इज़ गरबा विच इज़ फ्रॉम गुजरात, देन घूमर राजस्थान का है, एंड कथक नॉर्थ इंडिया का है। तो ये जो बेसिक डांसेस हैं प्लीज़ आप इनको याद रखिएगा। अभी देखिए आरआरबी के पेपर में भी कंटिन्यूसली ये क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे थे, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज। सबसे पहले तो आपको WTO का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए था, ये एब्रीविएशन में कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके फंक्शन की बात करें तो ऑप्शंस हैं एनफोर्सिंग ऑफ उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट्स, facilitating multilateral trade relations of member countries and reviewing trade policies, administering trade dispute settlement procedures। तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक भी पता होता या फिर अगर आप एब्रीविएशन से रिलेट करते ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, राइट। तो ऑप्शन 2 विल बी योर राइट आंसर। अब देखिए अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और अब आप मुझे बताइए कि मैंने अभी 2-3 वीडियो पीछे किसी और भी चीज़ का हेडक्वार्टर जेनेवा में बताया था, क्या आप बता सकते हैं क्या है? मैं बता देती हूँ, इट वॉज वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WLO, राइट। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट ऑल्सो। और इसके अलावा अगर इस्टेब्लिशमेंट की इसकी बात करें कि कभी इस्टेब्लिश हुआ था, तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ है इसको इस्टेब्लिश हुए, जब हमारा LPG आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम पे 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हो गया था। और ये कब आता है, 91 में आता है, 1991 में, ओके। और उसके बाद अगर अभी प्रेजेंट में इनके प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो वो कौन है, रॉबर्टो एजेवेडो हैं, रॉबर्टो एजेवेडो। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहीं से आती हैं। अगर ये कभी न्यूज़ में आ गया रिसेंट में, करंट अफेयर्स में, तो फिर यहाँ से ये क्वेश्चन उठ जाते हैं कि इसके प्रेसिडेंट बता दीजिए या फिर इनका हेडक्वार्टर बता दीजिए। तो प्लीज़ आप ये सब एक बार ध्यान दीजिएगा। नंबर 6, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड। तो देखिए कि भी स्टैटिक का ही क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में एक्चुअली क्या हो गया है कि अब आपसे जो रिसेंट बुक्स आती हैं उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर था निराज सी चौधरी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप इस चीज़ से फैमिलियर हो सकें कि बुक्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उस टाइम पे एक्चुअली ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से 2000 का है, बहुत पुराना, हम लोग अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, प्रेजेंट में बुक्स रिसेंट पूछी जा रही हैं, और रिसेंट भी किसकी पूछी जाती हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, राइट। सपोज़ अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई बुक लिखता है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर शाहरुख खान कोई बुक लिख देंगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबको वो याद भी करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे अभी 1 साल पहले शायद या 6 महीने पहले एक बुक आई थी, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये क्वेश्चन
न जाने कितने बार कितने ही एग्जाम में आया था। क्यों आया था? क्योंकि इसके ऑथर कौन थे? अनुपम खेर। और ये कितनी फेमस पर्सनैलिटी आपको पता है, ये इस वजह से एक बुक भी इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। इसी तरह से एक और बुक आई थी बिकमिंग, और ये किसकी बुक है? ये बुक लिखी थी मिशेल ओबामा ने। और मिशेल ओबामा कौन है? बराक ओबामा जी की वाइफ है, इस वजह से ये बुक इंपॉर्टेंट हो गई। देन देयर इज़ द बुक कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज़। अब देखिए ये जो इनके ऑथर हैं ये फॉरेनर हैं, लेकिन क्यों ये बुक इंपॉर्टेंट हो गई? इनके ऑथर हैं जोखा अलहार्दी, ठीक है। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गई थी बुक? उसका रीज़न ये था कि इन्होंने एक अवार्ड जीता था, शायद मेरे ख्याल से बुकर प्राइज़ जीता था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन इनको कोई अवार्ड मिला था, इस वजह से इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो अगर कोई अवार्ड मिलता है तो डेफिनेटली फिर वो बुक आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक और क्लू दे दे रही हूँ। शशि थरूर की जितनी भी बुक्स हैं वो आप कभी भी छोड़िएगा मत, क्योंकि शशि थरूर बहुत ही फेवरेट हैं मतलब एग्ज़ाम्स के, ठीक है। और इनकी एक दो बुक का नाम मैं आपको बता दे रही हूँ। सपोज़ एक बुक थी इनकी वाई आई एम हिंदू, ठीक है। देन एक और बुक थी इनकी एन एरा ऑफ डार्कनेस, एंड थर्ड बुक आई रिमेंबर इज़ द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आप कहीं पे भी कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए जो रिसेंटली हो रहे थे, उसमें सब में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन रखने का सिर्फ यही एम था कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि बुक्स एंड ऑथर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज मेडिकली असिस्टेड सुसाइड इज़। कौन सा ऐसा कंट्री था जिसने सबसे पहले मतलब जो सुसाइड था उसको मेडिकली असिस्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नीदरलैंड्स या फिर स्विट्ज़रलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड्स। देखिए सुसाइड और मेडिकली असिस्टेड सुसाइड में डिफरेंस होता है, कई लोग इस डिफरेंस को पहचान ही नहीं पाते हैं। एक्चुअली सुसाइड क्या होता है? लोग स्ट्रेस में आके या फिर उनका जो मेंटल डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से परेशान होकर वो सुसाइड कर लेते हैं, राइट। लेकिन मेडिकली असिस्टेड सुसाइड इज़ द डिफरेंट थिंग, इट्स लीगल, इमोशनल एंड मॉरल प्रोसेस, राइट। देखिए एक्चुअली होता ये है कि जैसे किसी को कैंसर है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है ना। बहुत पेन से होके गुजर रहे होते हैं और उसके बाद ये भी उन्हें पता है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, वो बस उन्हें बस उस पेन को बर्दाश्त करना है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर उस पर्सन की विल होती है, अगर उसकी फैमिली की विल होती है कि ठीक है इन्हें इस दर्द से अब छुटकारा दिला देना चाहिए, तो फिर क्या होता है वो ये ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं मेडिकली असिस्टेड सुसाइड का। फिर उनको क्या होता है, फिर धीरे धीरे से उनको मतलब एक तरह से स्लो पॉइजन बोल सकते हैं या फिर जैसे भी अब उनका जो प्रोसेस रहता है उसके थ्रू वो उनको ज़बरदस्ती मारते हैं। लेकिन हम इसमें अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब बहुत सारी कंट्रीज़ इसको इन ह्यूमन भी मानती हैं, तो अब ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हमें उसमें नहीं जाना है। बस हमें ये याद रखना है कि जो फर्स्ट कंट्री थी जिसने पहली बार इसको लीगल स्टेटस दिया था वो थी नीदरलैंड्स, ऑलराइट। Question number 8, exobiology deals with the study of external characters of living organisms, life on the surface of the earth, life in the outer layers of atmosphere या फिर life in other planets and space। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो आपको एक्सो से ही समझ जाना चाहिए कि ये कहीं बाहर की बात हो रही है ना। और मैंने आपको कहीं पे एक जगह शायद आई रिमेंबर बताया था लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। तो सबसे पहले हमारी कौन सी लेयर थी? ट्रोपोस्फियर थी, सबसे नीचे जहाँ हम रहते हैं उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। देन देयर वॉज स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे ओजोन लेयर वगैरह आ जाती है। देन देयर वॉज मेजोस्फियर, ठीक है। इसके बाद थी थर्मोस्फियर एंड सबसे ऊपर थी एग्जॉस्फियर। तो एग्जॉस्फियर जो होता है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और जो ट्रोपोस्फियर होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, राइट। तो इसी से आप रिलेट कर सकते थे कि एग्जॉस्फियर यानी कि आउटर स्पेस, और यही डील करता है एक्सोबायोलॉजी से, यानी कि जो लोग बाहर रहते हैं अदर प्लैनेट्स पे और स्पेस में, उनकी जो लाइफ होती है, जो स्टडी ऑफ लाइफ होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वाज फेयरली इगैलिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कलर बेस्ड या फिर कास्ट बेस्ड। तो देखिए अगर आपको पता होगा कि इनकी जो लाइफ थी वो फेयरली इगैलिटेरियन थी। हड़प्पन्स की सबसे अच्छी बात यही थी कि ये हमेशा इक्वालिटी में बिलीव रखते थे। इनके पास कोई भी मतलब ये नहीं था कि अगर आप काले हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर आप गोरे हैं तो आप राज करिए, या फिर ऐसा नहीं था कि कोई कैटेगरी नहीं बनाई थी जैसे शूद्र, क्षत्रिय और इस टाइप की जो कैटेगरी ऋग्वेद टाइप एरा में बनी थी, ऐसी कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं बनी थी। और सबको इक्वालिटी थी, सब लोग अच्छे से रहते थे। देयर वॉज नो डिवीजन ऑफ वर्क ऑन बेसिस ऑफ एनीथिंग, ओके। अब देखिए अगर हड़प्पन्स की बात हो गई है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ग्रेट बाथ एक पाया गया था,
ये बहुत पूछते हैं कि ये कहाँ पे है, तो ये मोहनजोदाड़ो में है। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है तो आई गेस आपको वो सीन याद होगा जहाँ पर हीरोइन एक इसी टाइप का ग्रेट बात होता है, उससे कुछ वो शुद्ध होके बाहर आती हैं, कुछ ऐसा सीन था, तो वहाँ से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं बैंगल्स कहाँ मिली थी, बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ, ये मिली थी कालीबंगन में। ओके। और अभी रिसेंटली मतलब एसएससी वाले भी कम नहीं है, जब उन्होंने ये देखा कि आप ये सारी चीज़ें रट के जा रहे हैं, तो उन्होंने एक नया क्वेश्चन निकाल दिया, कालीबंगन कौन से स्टेट में प्रेजेंट में है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए थे, कालीबंगन प्रेजेंट में है राजस्थान में, प्लीज़ रिमेंबर। ओके। और इसके अलावा देखिए, अगर घोड़े के अवशेष के बारे में बात करें, बोन्स ऑफ हॉर्स, ये मिले थे हमें कहाँ पे, सुरकोटडा में। देन एक डॉकयार्ड मिला था जहाँ से हमारी शिप आती जाती थी, इसका ये मतलब था कि वहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, ये कहाँ पे हमें मिला था, लोथल में। और अगर आपसे पूछते हैं लोथल अभी प्रेजेंट डे स्टेट में कहाँ है, तो वो गुजरात में है। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, और आगे क्वेश्चंस में अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। ओके। देन देयर इज लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। यानी कि जो सबसे अर्ली वैदिक एरा था उसके बारे में हमें कौन से वेद से पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद ऑब्वियसली। ऋग्वेद से हमें अर्लीस्ट जो लाइफ थी उसके बारे में पता चलता है। देन देखिए ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये तीनों का ही। देखिए यजुर्वेद जो था वो आपका थोड़ा सा रिचुअल से कनेक्टेड था, इसमें रिचुअल्स के बारे में बताया गया था, या फिर आप कह सकते हैं वर्शिप कैसे करनी चाहिए, इस चीज़ का प्रोसेस बताया गया था। ओके। और अथर्ववेद में यूजुअली क्या थे, हिम्स थे और इनकारनेशंस थे, राइट। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है मैजिकल स्पेल्स। ये सारी चीज़ें आपकी अथर्ववेद में दी होती हैं। देन देर इज सामवेद, साम आप म्यूज़िक से रिलेट कर सकते थे, तो इसमें ज़्यादातर म्यूज़िक के बारे में दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, और ये वेद बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली आपके लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आज आपकी नॉलेज में बहुत कुछ नया ऐड ऑन हुआ होगा, एंड ये मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करें, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मैं बताऊं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आगे के एग्जाम्स में। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपकी बहुत काम आने वाली है, और इसका जो असर है वो आप अपने मॉक्स में देखेंगे, आप अपने रिजल्ट में भी देखेंगे। एंड कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम इसी तरह 10 क्वेश्चन के साथ। टिल देन, thank you so much for watching till the end, and don't forget to subscribe to GK Today channel. So here, me Nuzhat Sana signing off. Bye guys.